सुमन के साथ रहता था। उनका 1-2 साल का बेटा भी था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। किशोर जमींदार के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, क्योंकि जमींदार किशोर की मेहनत के बहुत कम पैसे देते था। किशोर का मन जमींदार के यहाँ काम करने का बिल्कुल भी नहीं करता था। जमींदार किशोर को जितने पैसे देता था, उतने पैसे से उसका घर चला पाना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन किशोर काम करके घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक नाथूराम खस्ता कचौरी वाला दिखाई देता है। उसने कुछ दिन पहले ही कचौरी का ठेला लगाया था और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी दुकान पर इतनी सारी भीड़ देखकर किशोर के दिमाग में भी एक कचौरी की दुकान खोलने का विचार आया और उसने मन ही मन में सोचा, यह कचौरी वाला दिन भर में कम से कम नहीं तो 1 से 2 हजार रुपए तो कमाता ही होगा। इसके एक कचौरी बनाने की लागत लगभग 5 रुपए होगी और ये एक कचौरी ग्राहकों को 10 रुपए का बेचता है। मतलब सीधे सीधे एक कचौरी पर 5 रुपए का मुनाफा, मतलब एक दिन का मुनाफा। अगर 1000 है तो महीने का 30,000 रुपए का मुनाफा। कचौरी वाले की अच्छी खासी बिक्री देखकर किशोर भी अब कचौरी का एक ठेला लगाने का निर्णय लेता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी सुमन से इस बारे में बात करता है। उसकी पत्नी को भी किशोर का सुझाव अच्छा लगता है और वह किशोर से कहती है, शादी से पहले मेरी माँ ने खस्ता कचौरी बनाना सिखाया था। मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर कचौरी और उसके साथ खाने के लिए खट्टी और मीठी चटनी बना दिया करूंगी। उसके बाद आप बाजार जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच आना। ठीक है सुमन, तुम मुझे कचौरी और चटनी बनाने के सारे सामान की एक लिस्ट बनाकर दे दो। मैं आज ही बाजार से सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता हूँ और कल से ही बाजार में कचौरी बेचना शुरू कर देता हूँ। अब किशोर की पत्नी उसे एक लिस्ट बनाकर देती है और किशोर जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर बाजार से लिस्ट में लिखा सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता है। अगले दिन सुमन सुबह जल्दी उठकर कचौरी और आलू की सब्जी बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में सुमन कचौरी, आलू की सब्जी और चटनी बनाकर तैयार कर देती है। किशोर सारा सामान ठेले में रखकर कचौरी बेचने निकल पड़ता है। किशोर नाथूराम के ठेले के सामने ही अपना ठेला लगाता है। अरे भैया, तुम्हारे ठेले में से कचौरी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है तुमने आज से ही यहाँ अपना ठेला लगाना शुरू किया है। सही कहा भैया, आज बाजार में हमारी दुकान का पहला दिन है। ये लीजिए और गर्मा गर्म कचौरी खाइए, सिर्फ 10 रुपए की एक बार खाएंगे तो बार बार लौटकर हमारे पास ही आएंगे। किशोर की बातों से खुश होकर वो ग्राहक एक कचौरी को छक कर देखता है। उसे वो कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वाह भैया, क्या कचौरी बनाई है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इससे ज्यादा स्वादिष्ट कचौरी नहीं खाया है और इसके साथ ये खट्टी मीठी चटनी खाकर मजा ही आ गया। आप एक काम करो, मेरे बीवी बच्चों के लिए भी 4 खस्ता कचौरी पैक कर दो। अपने पहले ग्राहक से अच्छी बिक्री होने पर किशोर बहुत ही खुश हो जाता है और कुछ ही देर में उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वह रोज बाजार में गर्मा गर्म खस्ता कचौरी बेचता है और कुछ दिनों में उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन नाथूराम किशोर की तरक्की देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके दुकान पर अब बहुत ही कम ग्राहक कचौरी खाने आते थे। अगर इस किशोर की दुकान ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे जल्दी ही इस किशोर के बच्चे का कुछ करना होगा। ये लो सुमन, आज की कमाई। आज कल से भी अच्छी कमाई हुई है। इसे बक्से में संभाल कर रख दो और ये बाकी पैसे जमींदार जी को दे आता हूँ जो मैंने उधार लिए थे। जी ठीक है, आप जल्दी आइएगा, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। किशोर जमींदार के घर जाता है। वह जमींदार के घर पहुँचता है। घर में जमींदार की पत्नी थी। वह किशोर को देखकर कहती है, अरे किशोर भाई साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? मालकिन जी, मुझे जमींदार जी से काम था। जमींदार साहब तो घर पर नहीं है, वो किसी काम से शहर गए हुए हैं। जो काम हो तुम मुझे बता दो, मैं जमींदार साहब से बता दूंगी। जी धन्यवाद मालकिन जी, मैंने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही लौटाने आया था। आप ये पैसे सेठ जी को दे देना। किशोर जमींदार की पत्नी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर आ गए आप जमींदार जी को पैसे देकर? हाँ, जमींदार जी घर पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैंने वो पैसे मालकिन को दे दिए। जी ठीक किया आपने। जो वो पैसे मालकिन को दे दिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुमन अंदर चली जाती है और किशोर अपने बच्चे के पास बैठता ही है कि तभी उसका बच्चा रोने लगता है। अरे मुन्ना, क्या हो गया? चुप हो जाओ।
अरे सुमन, मुन्ना के लिए भी दूध ले आओ, मुन्ना को भी भूख लगी है। सुमन खाना और दूध लेकर आती है। वह किशोर को खाना देती है और अपने पुत्र को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाती है। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमन सुबह 5 बजे उठकर कचौरी बनाने लगती है और कुछ ही देर कचौरी बनकर तैयार हो जाती है। किशोर सारा सामान ठेले में रखकर कचौरी बेचने निकल जाता है। उधर नाथूराम अपने ठेले पर कचौरियां तल रहा होता है और कहता है, आज उस किशोर की एक भी कचौरियां नहीं बिकेगी, क्योंकि सभी ग्राहक मुझसे कचौरियां खरीदेंगे। बस किसी तरह मैं ये खराब मसाला उसकी कचौरी में मिला दूं, उसके बाद उसकी सारी कचौरियां बेस्वाद हो जाएगी। लेकिन ये किशोर का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? तभी किशोर अपना ठेला लेकर वहां आ जाता है और ठेला खड़ा करके खस्ता कचौरियां तलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वह हरी चटनी लाना भूल गया। अरे मैं हरी चटनी लाया ही नहीं, उसके बिना तो मेरी कचौरियों का स्वाद फीका पड़ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से घर जाकर हरी चटनी ले आता हूँ, लेकिन मैं ठेले को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वह नाथूराम के ठेले के पास जाता है। क्या हुआ भैया जी, अपना ठेला छोड़कर मेरे ठेले पर क्या कर रहे हो? क्या मेरी कचौरी खाने आए हो? अरे नहीं भाई, बस मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे ठेले का ध्यान रख सकते हैं? मैं कुछ सामान लाना भूल गया हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नाथूराम मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत अच्छा मौका है इसकी कचौरियों में खराब मसाला मिलाने का। जैसे ही ये चला जाएगा मैं वो खराब मसाला मिला दूंगा। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? अरे हाँ भाई, निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारी दुकान का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसे ही किशोर वहां से जाता है, नाथूराम उसके ठेले के पास जाकर वो खराब मसाला उसकी कचौरी की सब्जी में मिला देता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में किशोर वापस आ जाता है और कचौरियां तलना शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ग्राहक वो कचौरियां खाते हैं तो सभी ग्राहक उल्टियां करने लगते हैं और सभी ग्राहक वो कचौरियां फेंक देते हैं। ये क्या खिला दिया हमें? इतना बेस्वाद खाना। लगता है ये ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये अपने खाने में घटिया क्वालिटी का मसाला मिलाता है। ऐसा खाना खाकर तो हम सभी बीमार हो जाएंगे। ये कहकर सभी ग्राहक किशोर को बहुत मारते हैं। और उधर नाथूराम ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। इसे अच्छा सबक मिल गया है, आपसे ये कभी अपने खाने में मिलावट नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर सभी ग्राहक नाथूराम की दुकान के पास जाते हैं और कचौरी खाने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और उधर किशोर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो गया। वह अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, ये आपको क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या आप कहीं गिर गए थे? नहीं सुमन, मैं कहीं नहीं गिरा था। किशोर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया? पर मैंने तो अच्छे मसलों का उपयोग किया था, फिर कचौरियां खराब कैसे हो गई? आपको तो बहुत चोट लगी है, बैठिए मैं आपके दवा लगा देती हूँ। अगले दिन किशोर फिर सुबह ठेला लेकर निकल जाता है और उधर नाथूराम किशोर के कचौरियों में खराब मसाला मिलाने की योजना बना रहा होता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, आज फिर से ये खराब मसाला उसकी कचौरी में मिला दूंगा और फिर सभी ग्राहक उसकी कचौरियां फेंक कर मुझसे कचौरियां खरीदेंगे। नाथूराम के ऐसा कहते हुए उसकी सारी बातें एक गांव वाला सुन लेता है और वह किशोर के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर किशोर कहता है, मैं उस नाथूराम को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे उसके गलत काम करने की सजा जरूर दूंगा। भाई तुमसे एक मदद चाहिए, तुम जल्दी से जाकर सभी गांव वालों को बुला लाओ ताकि सभी गांव वाले उसके गलत काम को अपनी आंखों से देखें। किशोर नाथूराम के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, क्या तुम मेरे ठेले का ध्यान रखोगे? मैं कुछ सामान लेने घर जा रहा हूँ। किशोर के ये कहने पर नाथूराम खुश हो जाता है क्योंकि उसे खराब मसाला मिलाने का अच्छा मौका मिल रहा है और वह कहता है, हाँ भाई, आराम से जाओ, मैं तुम्हारे ठेले का पूरा ध्यान रखूंगा। किशोर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है और सभी गांव वाले भी आ चुके थे। नाथूराम किशोर के ठेले पर जाकर खराब मसाला मिलाने लगता है और ऐसा करते हुए सभी गांव वाले देख रहे थे। फिर क्या था, सभी गांव वाले उसके पास जाते हैं और उसे खूब मारते हैं, फिर उसे गांव से निकाल देते हैं। किसी ने सही ही कहा है, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है।